क्लास। तो जैसा कि हम सभी लूसेंट किताब पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ रहे थे। आशा करते हैं कि आपको हर चीज़ हर कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। जितने भी सारे नए स्टूडेंट हैं, मैं सबसे पहले उनको क्लियर कर देता हूँ कि जितना भी क्लास नोट्स है इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मन करे तो नोट्स बनवाइए या फिर मन करे तो प्रिंट निकलवा लीजिए। जब भी बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा, एक बार कंप्लीट नोट्स हम उसको टेलीग्राम चैनल में हम अपलोड कर देंगे। तो देखो भाई, हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान लूसेंट का। एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। और ये रहा हमारा प्रॉपर नोट्स लूसेंट किताब का। जैसा कि हमने टेलीग्राम में आपको बताया था कि एक एक चीज़ थोड़ा सा एनसीईआरटी भी हम पढ़ के और इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। और डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। आपको उसकी चिंता करने की नहीं है। वो शर्ते आप नोट्स को अपने पास पचा पाओ, बना पाओ, डाइजेस्ट कर पाओ, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समय लगता है बनाने में। और विद्यार्थी का वीपन होता है और हथियार होता है केवल और केवल उसका एकमात्र नोट्स। बढ़िया से प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते, पढ़ाई में मज़ा आ ही नहीं सकता है। तो आप नोट्स बनाओ, याद करो, समझाओ, याद करो, समझो, जो नहीं समझ में आता है डाउट्स पूछो हमको, हम तुमको बताएंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ लिए थे? तो यहाँ तक हम पढ़ लिए थे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के कंपोनेंट के बारे में, कोशिका के मुख्य भाग के बारे में। ये सब पढ़ लिए थे, कौन क्या है। इन्हीं के बारे में हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ सेल वॉल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेंट्रोजोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड यानी कि लौवक, राजधानी यानी वैक्यूल, ये सब चीज़ आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा सेल का आखिरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एक और बात कि हम लूसेंट को मात्र केवल और केवल 12 से 13 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे बायोलॉजी सेक्शन का। हमने एंशिएंट हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। टेलीग्राम पे एक एक चीज़ नोट्स अपलोड है और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड है। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, आसपास लोगों को बताइए, ताकि थोड़ा व्यूज़ आए, सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़ा हमें भी काम करने में मज़ा आए। कल हम इतना एक्साइटमेंट है कि वीडियो बना ही नहीं पाए। ठीक है। और आप सभी को तहे दिल से थैंक यू, जितने भी सारे स्टूडेंट ने सब्सक्राइब किया है या मेरे भाई बहन ही हैं आप लोग, आप ही लोग में से मैं एक हूँ। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद मेरे भाई। इतना हैप्पीनेस था कि हम वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, भूल ही गए। ड्यू टू माई सिस्टर, जिन्होंने 1000 अचीवमेंट पे खीर बनाया खिलाया, और आप सभी को भी खीर समर्पित है। ठीक है। तो चलो क्लास शुरुआत करते हैं, बहुत बात कर लिए यार। तुम बस पढ़ाई में जुड़े रहो, हम बिल्कुल ऑफलाइन वाला फीलिंग ला देंगे क्लास में यार। बहुत बड़ा बड़ा टीचर का पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो। कंपलसरी चीज़ क्या है? पढ़ाई। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने सेल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? सेल वाल। देखो, प्लांट सेल हो गया और एनिमल सेल हो गया, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जो सेल वाल होता है केवल और केवल किस में होता है? पादप कोशिका में होता है। समझो, जो सेल का स्ट्रक्चर हो गया उसके बाहर एक लेयर लगा हुआ है। जो कोशिका है ना, मान लो ये कोशिका है, इसके बाहर एक लेयर लगा हुआ है पादप कोशिका में, उसी को कहते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति कहते हैं। अब सेल वॉल का काम क्या है, किस चीज से मिलके बना है, ये सब चीजें के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो मेरे भाई, ये रहा सेल वॉल। सेल वॉल केवल और केवल पादप कोशिका में होता है, सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। केवल और केवल पादप कोशिका में होता है और सेल्यूलोज से मिलके बना होता है। अब देखो, ये जो होता है ना सेल वॉल, बाहर है, सेल के बाहर लगा होता है। तो कोई भी चीज आएगा बाहरी से तो पहले सेल वॉल से टकराएगा, मतलब सेल वॉल से टकराएगा, यानी कि सेल वॉल से टकराएगा। सेल वॉल रोकता है बाहरी चीज को जाने से, यानी कि सुरक्षा देता है। कि सेल वॉल क्या करता है? सेल को बचाने में प्रोटेक्शन करता है। निश्चित आकार एवं निश्चित आकृति एवं आकार प्रोवाइड करता है, यानी कि फिक्स शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है सेल वॉल। कि और एक और चीज, सेल वॉल जो होता है ना, रिजिड एंड हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है, ठोस होता है। यहाँ पे लिख दो सेल वॉल, और ठोस भी होता है, ठोस भी होता है। तो ये चीज है सेल वॉल के बारे में। देखो एक बार और समझो मेरे भाई। सेल वॉल पादप कोशिका में होता है, सेलुलोज से मिलके बना होता है। हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ाई करना है। सेल वॉल क्या होता है भाई? रिजिड होता है और हार्ड होता है, जो सेल का निश्चित आकृति एवं आकार को होने में सहायता करता है। अब जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ये प्लांट का सेल वॉल है ये सब। लेकिन जीवाणु और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एवरी वन डे एग्जाम। जीवाणु यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ठीक है। आशा करते हैं कि मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे,
जो कोशिका झिल्ली हो गया, जो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये दोनों में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है कोशिका झिल्ली। देखो एक बार और डायग्राम देख लो। सेल वाल होता है जो बाहर होता है, सेल के बाहर, ठीक है, ये सेल वाल हो गया, सेल वाल हो गया जो सेल के बाहर ही हो गया। ठीक उसके अंदर एक होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल वाल से थोड़ा सा अंदर हो गया सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बारे में सब कुछ पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही एक एक चीज सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सही यहाँ पे पढ़ते हैं हम सेल मेम्ब्रेन का। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, सेल वाल, अब पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। एक बार यहाँ पे डायग्राम देख लो मेरे भाई, ठीक है। ये देखो ये प्लांट सेल वाल है, ठीक है। जो यहाँ पे देखो सबसे जो बाहर वाला लेयर है, यहाँ पे जो सबसे बाहर वाला लेयर है ना, सेल वाला होता है जो सेलुलोज से मिलके बना होता है। फिर जो इसके अंदर एक होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट, ये सब चीज पढ़ेंगे। डायग्राम देख लिए। अब देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे, मतलब बायोलॉजी को फ्रेंडली बना रहे हैं भाई। बायोलॉजी क्या है भाई, समझने का चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है। बायोलॉजी रिसर्च का चीज़ नहीं है भाई। जो है वो फिगर में जो दिख रहा है वही बायोलॉजी है, समझो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, दिस दैट, कुछ नहीं। ये केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है, समझदारी का चीज़ है। रटने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है बायोलॉजी भाई, कॉन्सेप्ट है हर चीज़ के पीछे, कॉन्सेप्ट। तो आओ सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवर किसने किया था, कोशिका झिल्ली की खोज किसने किया था, तो सिंगर और निकोलसन, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने खोज किया था, सिंगर और निकोलसन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये कंट्रोल करता है, निर्धारण करता है, डिसाइड करता है कि कोशिका के अंदर कौन सामान बाहर जाएगा, कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ जाएगा और कोशिका के बाहर कौन सा पदार्थ आएगा। ये काम करता है सेल मेम्ब्रेन। इसी को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि क्या, इसका एक और नाम हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का एक और नाम क्या हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ तो देखो हम लोग यहाँ पे थे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, डिसाइड क्या करता है, विच सब्सटेंस इंटर इनसाइड दिस सेल और विच सब्सटेंस कम्स आउटसाइड दिस सेल, यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाला पदार्थ को कंट्रोल करता है। मान लो ऐसा कोई सब्सटेंस हो गया जो सेल के अंदर जाएगा, नुकसान करेगा हमारे बॉडी को, हमारे सेल को, तो गलत बात ना है। तो कोई ना कोई होना चाहिए ना कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला, तो उसका काम है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, तो लिपिड से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है, और भी इसमें कोई सब्सटेंस है जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलके बना होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे ज्यादा इसमें लिपिड होता है, मुख्य रूप से लिपिड पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में। अब देखो अगला क्या है भाई, सेल का पार्ट आता है सेंट्रोजोम, ठीक है। आपके लुसेंट किताब में भी दिया हुआ है यहाँ पे सेंट्रोजोम तारा का है, ठीक है। आपके लुसेंट किताब में भी दिया हुआ है सेंट्रोजोम तारा का है, हमने भी लिख दिया है सेंट्रोजोम तारा का है। हर चीज कवर करा रहे हैं भाई, आप प्लीज फॉलो करिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, बस हो गया। अब देखिए सेंट्रोजोम की खोज किसने की थी, तो बोबरी ने खोज की थी। बोबरी ने खोज की थी सेंट्रोजोम की। केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोजोम प्लांट में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोजोम। यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन डिफरेंस बताता है, कौन अंतर बताता है, यानी कि पादप कोशिका और एनिमल और जंतु कोशिका में कौन अंतर डिफाइन करता है। तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएगा, 3-4 सब ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको क्या लगाना है, दिया होगा कौन सा, तो सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम मार देना। सवाल के ऑप्शन से भी हमने क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में। अब देखो जो सेंट्रोजोम होता है ना, वो चैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, चैन जैसा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चैन जैसा बना होता है सेल के अंदर, नहीं इस तरीके से चैन जैसा ऑप्शन होता है, ऐसे चैन जैसा ऑप्शन होता है सेंट्रोजोम। जहाँ पे ये जुड़ा रहता है, कण जैसी जो होती है जहाँ जुड़ा रहता है उसे सेंट्रियोल कहते हैं। जैसे कि जो सेंट्रोजोम यहाँ पे जुड़ा है ना, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। ये वाला पॉइंट हमारा सेंट्रियोल हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ अंतर्द्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सेल हो गया उसमें जाली लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी को कहते हैं जाली लाइक स्ट्रक्चर होगा। सेल के अंदर ऐसे बना होता है जाली लाइक स्ट्रक्चर, उसी को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एक बार फिगर दिखाए थे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखो ये जो है ना सेल के अंदर का पार्ट है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जाली लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार का होता है। अब देखो ये दो प्रकार का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे एक क्या है भाई, एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर डॉट डॉट दिया हुआ है, बिंदु बिंदु, तो ये राइबोसोम लगा है, समझ लो। यानी कि इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक इंडोप्लाज्मिक, एक ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चिकना है, इस पे कोई डॉट वगैरह नहीं है, यानी इस पे राइबोसोम नहीं लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ऐसे ही बायोलॉजी पढ़ा जाता है भाई। बायोलॉजी फील करने का चीज़ है भाई, समझने का चीज़ है, मज़ा वाला चीज़ है बायोलॉजी। एक बार जुड़ गया ना कनेक्शन बायोलॉजी से, तो तुम हर एग्जाम में बायोलॉजी कर लोगे भाई। साइंस है भाई, साइंस पढ़ो, साइंस को एंजॉय करो भाई। समझो, हमको भी बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, आपको भी आना चाहिए काम करने में मज़ा। इसमें क्या है भाई, बस कॉन्सेप्ट है, समझना है, सीखना है। ऐसा थोड़ी है कि मैथ की तरफ बैठ के 4 घंटे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैथ की तरह, फिजिक्स की तरह। तो आइए पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चपटे आपस में जुड़े जाली जैसा संरचना होते हैं। समझ में आ गया भाई, चिपुट होता है, आपस में जुड़े होते हैं, जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर राइबोसोम लगा होता है। ये मान लो कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे राइबोसोम लगा हुआ है। अंतद्रव्यी खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका कहते हैं, जिस पे राइबोसोम लगा होता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका। अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतद्रव्यी जालिका। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या, राइबोसोम लगा है तो उसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो चिकना है, चिकना SER, इस पे राइबोसोम नहीं लगा होता है, इसीलिए स्मूथ होता है, जो लिपिड संश्लेषण का काम करता है, लिपिड बनाने का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। एक शब्द को साइंस में 2-3 वर्ड में कहते हैं, 2-3 शब्दों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कोशिका के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचालन करता है। ठीक है, ये जो है ना जाली लाइक स्ट्रक्चर, वो कोशिका के विभिन्न भागों में पदार्थ का संचालन करता है। यानी कि जो भी मटेरियल है सेल के अंदर, जैसे मान लो कि सेल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना रहेगा कोई पदार्थ को लेकर, तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक है, अब देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम लगा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। राइबोसोम होता है ना, वो प्लांट में भी होता है और एनिमल में होता है, यानी कि दोनों सेल में पाया जाता है राइबोसोम, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। जो पादप कोशिका के राइबोसोम है उसका खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था 1953 में। जो प्लांट कोशिका है, प्लांट कोशिका का राइबोसोम, उसका खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था 1953 में। और जो एनिमल का राइबोसोम है, जो जंतु में होता है राइबोसोम, उसका खोज पैलेट ने किया था 1953 में। इसका नामकरण कौन दिया था भाई, रॉबर्ट ने दिया था। ठीक है, नामकरण कौन दिया था, तो रॉबर्ट ने दिया था। राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA से बनता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA से बना है। देखो भाई समझ में आ गया ना भाई, ये जो राइबोसोम होता है ना, ये बना किस चीज़ से, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA एक होता है, RNA से मिलकर बनाता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA से बना होता है राइबोसोम। इसके साथ साथ कुछ और मटेरियल होते हैं सेल के अंदर, प्रोटीन और एसिड। ठीक है, इससे भी बना होता है राइबोसोम, यानी कि इससे तो बना है मुख्य रूप से, लेकिन कुछ और मटेरियल होता है, प्रोटीन और एसिड, इससे मिलकर बना होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है भाई, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। कहीं भी आपको दिख जाए कहाँ प्रोटीन संश्लेषण, तो राइबोसोम। इसी को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, इसीलिए कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हरित लवक में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, यहाँ भी पाया जाता है राइबोसोम। अब देखो स्तनीय लाल रुधिर RBC, ये नहीं पाया जाता है कहाँ कहाँ, तो राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता है। जो है ना RBC रेड ब्लड सेल मैमल्स में होता है, एनिमल में होता है, जंतु में होता है, ये कहाँ उसके राइबोसोम में नहीं पाया जाता है भाई। राइबोसोम में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RBC नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये है। आशा करते हैं कि सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, मैसेज करो भाई, रिप्लाई तुरंत मिलेगा आपको। हाँ, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे।
माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। बहुत फेमस लाइन है इसके लिए। हु इज द पावर हाउस ऑफ सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका खोज अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। ये खोज याद कर लेना भाई, इसका खोज कौन किया था? तो अल्टमैन ने। रेलवे में क्वेश्चन आता है भाई, ग्रुप डी में, ये माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किया था? तो अल्टमैन ने किया था। इसका नाम कौन दिया था? तो बेंडा। मत याद करना, कोई जरूरत नहीं है। खोज किया था अल्टमैन, नाम दिया था बेंडा। कोशिका का स्वस्थन स्थल होता है, रेस्पिरेशन प्लेस होता है, यानी कि कोशिका जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया से सेल लेता है, श्वसन स्थल होता है। जो कोशिका सांस लेता है, श्वसन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही करता है। संख्या निश्चित नहीं होता है भाई, इनफाइनाइट है। हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का गिनती नहीं है, बहुत ज़्यादा है। कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है। कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? तो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण भी करता है, इसीलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति केंद्र। अब देखो, ये एटीपी का ही फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि फॉर्मेशन एंड संश्लेषण करता है। कोशिका का इंजन भी कहते हैं, कोशिका का इंजन, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें राइबोसोम 70S का पाया जाता है, जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम कहीं दिखा, समझ जाना प्रोटीन बनाता होगा वहाँ पे। विखंडन द्वारा विभाजित होता है। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया है ना, विखंडन द्वारा विभाजित होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये देख लो, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म आ जाता है बिहार पुलिस में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐसे होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, जो ये डीएनए होता है ना भाई, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरितलक, तीनों जगह डीएनए मिलता है, तीनों जगह पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? तो केंद्रक के न्यूक्लियस, हरितलक मतलब प्लास्टिड, और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों जगह पाया जाता है डीएनए। और देखो, जो पॉइंट आपके लूसेंट में नहीं दिया था, ये क्लास 9th का एनसीईआरटी में दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 लेयर होता है, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, स्मूथ होता है और पोरस होता है, यानी कि उसमें सब्सटेंस आ सकता है और जा भी सकता है, यानी पोरस, समझ रहे हो? पोर, छिद्र। और इनर मेम्ब्रेन, अंदर का आवरण फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर जैसा निकला होता है, उसी को कहते हैं क्रिस्टाई। देखो यहाँ पे भाई एक चीज दिखा रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाला स्मूथ होता है, एक इनर मेम्ब्रेन, ये देख रहे हो फिंगर जैसा निकला है, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसी को कहते हैं क्रिस्टाई। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, यहाँ देख रहे हो जो फ्लूइड भरा है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख रहे हो भाई, यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, देखो ये बाहर का जो आवरण होता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ हो गया और पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फिंगर निकला हुआ है, इधर भी निकला हुआ है, ऐसे फिंगर नहीं निकला है, इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रिस्टाई। और जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो मटेरियल भरा होता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो आपको क्या कहा दिया है यहाँ पे भी, लूसेंट में भी दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस ऐसे ही साइंस को पढ़ा जाता है। अब तुम लूसेंट को पढ़ता समझ में नहीं आता कि मैट्रिक्स क्या है, कहाँ पे है, तो नहीं समझ में आता भाई। तो आशा करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम क्रिस्टाई कहते हैं। अब आइए गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है, इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिली गोल्जी ने की थी। खोज किसने की थी? तो कैमिली गोल्जी ने की थी। प्रोटीन और अन्य पदार्थ की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग करता है। जो गोल्डी बॉडी का काम क्या है भाई? पैकेजिंग का काम करता है, प्रोटीन को पैकिंग काम करता है। ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी को, जो ये है था ना, प्रोटीन को जो पैकिंग करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं यातायात प्रबंधक। लेकिन मेरे बातों को ध्यान से सुनना, दिमाग में बैठ जाएगा हर चीज़। अब देखो, जो कोशिका भित्ति होता है ना, उसका निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है साइंस में। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करता है। ठीक है, हो सकता है कोई पॉइंट आपको सेल वाल में मिले, कोई पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया में मिले। जैसे कि यहाँ पे देख लो कि सेल वाल का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, करता है भाई? तो साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। उसके साथ साथ ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है।
और साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट बनाता है कौन? तो गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिए। अब आइए आगे पढ़ते हैं, लाइजोजोम के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो लाइजोजोम अब पढ़ना है हम लोगों को। जो लाइबोजोम होता है ना, जो लाइजोजोम होता है, देखो हिंदी में भी हिंदी में भी लाइजोजोम कहते हैं, इंग्लिश में भी लाइजोजोम कहते हैं। इसका नाम अलग नहीं है, जो हिंदी में बोला जाता है वही इंग्लिश में बोला जाता है, लाइजोजोम। नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, ऐसा नहीं लिखना पड़ता हमको, लाइजोजोम। जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, सिंगल मेम्ब्रेन जैसी थैली होता है लाइजोजोम को, एक हरी झिल्ली से घिरी थैली होती है। इसका निर्माण कैसे होता है भाई? तो संवेष्टन विधि द्वारा होता है गोल्जी बॉडी में। तो गोल्जी बॉडी में याद कर लेना कहाँ पे लाइजोजोम का निर्माण होता है, तो गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइपेज और लाइपेज और प्रोटोपेज पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइपेज, लाइपेज और प्रोटोलाइपेज पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? तो डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, तो इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को। कौन सा? तो लाइजोजोम। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोलाइपेज, लाइपेज और प्रोटोपेज पाया जाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है किसका? तो प्रोटीन और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ये सेल के अंदर है, इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब देखो इसको एक और नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं। आत्मघाती सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसको हम सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती की थैली कहते हैं, तो लाइजोजोम को याद कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं और आत्मघाती थैली लाइजोजोम को कहते हैं। स्तनधारियों में जो मैमल्स होते हैं उनमें आरबीसी में नहीं होता है। ठीक है, जो स्तनधारी हैं मतलब मैमल्स हो गए, जंतु हुए, उनके आरबीसी में ना लाइजोजोम नहीं पाया जाता है। उनके रेड ब्लड सेल में लाइजोजोम नहीं पाया जाता है। अब देखो 9th नंबर में क्या, लॉक यानी प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जो प्लास्टिड होता है ना, पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सारा पॉइंट याद रखना है, कौन सा प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन सा एनिमल सेल में पाया जाता है। मतलब क्या, कौन है केवल प्लांट में पाया जाता है, मतलब केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, और कौन केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और हाँ, आगे इसके बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। हरित लवक 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? यानी लवक प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, आणविक लवक और वर्णी लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है, क्लोरोफिल होता है इसमें। क्लोरोप्लास्ट में क्या भाई, तो क्लोरोफिल होता है इसलिए हरा रंग का होता है। ये पौधे का प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, भोजन बनाने में काम करते हैं क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी किचन ऑफ द प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किचन ऑफ द प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है और इसके साथ साथ डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखो क्लोरोफिल में क्या होता है भाई, तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसको मैग्नीशियम कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीज पाया जाता है और आयरन पाया जाता है और कॉपर पाया जाता है। ठीक है, सीयू पाया जाता है। तो ये सब याद करना है कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैग्नीज और आयरन और कॉपर पाया जाता है, सीयू। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। देखना है प्लांट चल पौधे पर कुछ पत्तियां येलो कलर के हो जाते हैं, मतलब पीला दिखने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें कैरोटीन आ जाता है, कैरोटीन के कारण। अब जो ल्यूकोप्लास्ट हो गया, रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर ही नहीं होता है ल्यूकोप्लास्ट में, ये कलरलेस होता है। सूर्य का प्रकाश नहीं जहाँ पहुँचता है ना, मतलब प्लांट सेल में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, नहीं पहुँच पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है। या वह पौधे में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पाया जाता है, उस पौधे में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि मान लो कि कहाँ कहाँ पे, तो जड़ हो गया या फिर ऐसा तना हो गया जो मिट्टी के अंदर है, वहाँ पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ये फूड स्टोर का काम करता है, यानी भोज्य पदार्थ का संग्रह करता है ल्यूकोप्लास्ट। फूड स्टोरेज से काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह करता है, यानी ये सब फूड है, प्लांट का ही फूड है, ये सब स्टोर करता है। अब ये आगे कहते हैं, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं।
रंगीन लौक होता है, लाल पीला और भी 2-4। ये सब याद करना है कि कौन कलरहीन होता है, कौन रंगहीन होता है, ठीक है, किसका काम क्या है। ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है भाई, बार बार याद करो, बार बार समझो। जो क्रोमोप्लास्ट होता है रंगहीन लौक होता है, और लाल पीला होता है। पुष्प और फल भित्ति बीज दोनों में पाया जाता है। कहाँ? तो जो पौधे का पुष्प होता है ना, फूल, वहाँ पाया जाता है। फल भित्ति में पाया जाता है, और बीज में भी पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। अब देखो कुछ उदाहरण हो गया। टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, विटामिन, चुकंदर में विटामिन। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, फैक्ट बनता है ऑनलाइन के क्वेश्चन में कि टमाटर में लाल क्यों होता है, तो लाइकोपेन पाया जाता है, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। ये सब चीज़ याद कर लो। अब देखो फाइकोसाइनिन क्या होता है, तो पौधे के पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक है। जो सूर्य के प्रकाश से निकलता है ना, अल्ट्रा वायलेट रे, सूर्य की पराबैंगनी किरण, तो पौधे को बचाता है ताकि पौधे को नुकसान नहीं पहुंचे। मान लो कि सनलाइट जब आया पौधे पे पड़ा तो नुकसान न करेगा, अल्ट्रा वायलेट रे जब डायरेक्ट पड़ेगा तो नुकसान करेगा। तो उसी चीज को बचाता है क्या, तो फाइकोसाइनिन बचाता है पौधे को पराबैंगनी किरणों से, माने प्रोटेक्शन का काम करता है। फाइकोसाइनिन पौधे को बचाने का काम करता है, किससे, तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। एक बात 2 बार हम 3 बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, दोबारा किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। बस आप ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, बहुत अच्छा नोट्स हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चाहते तो लूसेंट किताब को ऐसे आते हैं, लाइन बाई लाइन हम पढ़ के चले जाते हैं, 15 से 20 मिनट लगता है। लेकिन नहीं, क्यों हम नोट्स बना रहे हैं, ताकि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आजकल डिस्ट्रैक्शन हो गया है ना भाई, टीचर लोग इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिए स्टूडेंट को कि जवाब ही का नहीं है इसका। हर टीचर देखो, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। आओ हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपना मन लगा के पढ़ाई करते हैं। देखो भाई, फाइकोसाइनिन पौधे को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अब आइए आगे, रसदानी, वैक्यूल। अब देखो वैक्यूल को फिगर से हम दिखाए थे, प्लांट वैक्यूल और एनुअल वैक्यूल, कैसे डिफरेंस दिखता है, क्या होता है इसमें। देखो यहाँ पे ये जो है ना वैक्यूल है, प्लांट का वैक्यूल है कितना बड़ा है, ठीक है, और एनिमल का वैक्यूल बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। यहाँ पे वैक्यूल बहुत बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई, तो और इसमें जो एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा होता है, इसीलिए इसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है। अब आइए इधर पढ़ते हैं आगे। रसदानी यानी वैक्यूल क्या है भाई, तो कोशिका का निर्जीव रचना होता है। माने वैक्यूल जो होता है ना, लिविंग थिंग्स नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है, निर्जीव होता है। जंतु में छोटा होता है और पादप में बहुत बड़ा होता है, पादप में बड़ा होता है। राजधानी एकल झिल्ली होता है, ठीक है, इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है वैक्यूल का, जो बाहर जो झिल्ली लगा रहता है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। यानी कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन को, यानी वैक्यूल का झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद कर रखना कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल यानी कि राजधानी का झिल्ली क्या कहलाता है, टोनोप्लास्ट कहलाता है। हिंदी में भी टोनोप्लास्ट कहेंगे, इंग्लिश में भी टोनोप्लास्ट कहेंगे, इंग्लिश में भी टोनोप्लास्ट कहेंगे। अमीबा में संकुचनशील राजधानी उत्सर्जन के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अमीबा का जो वैक्यूल होता है ना, उत्सर्जन का काम करता है, मतलब एक्सक्रीशन का काम करता है। जो वेस्ट मटेरियल ऑफ अमीबा है ना, उसे रिमूव करने का काम करता है। अब न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है, ये कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है। मतलब देखो सेल में क्या काम चलेगा, क्या होगा, सब देख रेख करता है न्यूक्लियस। यानी कि ऑफिस होता है, मालिक होता है न्यूक्लियस, मालिक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। इसी के अंदर एक ऑफिस होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य रहता है, जो लिक्विड रहता है, उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्मा। धागे नुमा पदार्थ होता है जो क्रोमेटिन से बना होता है। ऐसे बना होता है, ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है धागे नुमा पदार्थ जो क्रोमेटिन से बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है न्यूक्लियस। कंपोजिशन क्या है न्यूक्लियस का, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है न्यूक्लियस। और केंद्रक द्रव्य यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। सेल डिवीजन,
उसका विभाजन क्रोमेटिक सिकुड़ता है, यानी जो क्रोमोजोम होता है ना सिकुड़ जाता है, उसी को कहते हैं सेल डिवीजन। सेल क्रोमोजोम होता है ना हर लाइफ में फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। जैसे कि मानव में 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है, यानी कि 23 दूना 46 क्रोमोजोम होता है। इसका नंबर कितना होता है मानव में क्रोमोजोम का? 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। चिंपांजी में 24 जोड़ा होता है, बंदर में 21 जोड़ा क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो ह्यूमन में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा क्रोमोजोम होता है। देखो याद यहाँ पे समझो क्या, ये जोड़ा है, लेकिन नंबर में अगर बात कर सकते तो ये 46 है, ये 48 है, और ये 42 है। अब देखो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है क्रोमोजोम केंद्र के अंदर, ठीक है, तो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्रोमेनिमाटा कहते हैं उसको। ये क्या कहता है? गुणसूत्र वांशीगत का वाहक होता है। ये एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जाता है, यानी वांशीगत होता है, यानी कि दादा में था तो बेटा में आएगा, परदादा में आएगा, ऐसे ही आता रहता है। क्रोमोजोम सूत्र होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, बताए भी थे। अब देखो क्रोमोटिड क्या होता है? एक और दो से, यानी कि जो जहाँ जुड़ता है उसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। क्रोमोटिड जहाँ जुड़ता है ना, एक और दो जहाँ जुड़ता है, एक जो जोड़ा में होता है ना क्रोमोजोम, तो सिंगल कहते हैं। क्रोमेटिड जब जुड़ता है तो सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के अंदर एक गोल कलर की रचनाएं होती है, यानी कि गोल स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है भाई? मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, यानी केंद्रक हो गया, इसके अंदर एक गोला होता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये क्या करता है? राइबोसोम के लिए आरएनए संश्लेषण का काम करता है, यानी कि आरएनए को बनाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सूटन एवं बोबरी ने दिया था, सूटन एवं बोबरी ने दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? तो सूटन एवं बोबरी ने दिया था। ये छोटे छोटे थ्योरी हैं, इसको याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे डीएनए एवं आरएनए की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एवं आरएनए। ठीक है, कैसे बनता है डीएनए से आरएनए, ये सब दिखेंगे। अब देखो इसका लोकेशन कहाँ होता है? तो ये केंद्रक में ज़्यादा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में कम होता है। यानी डीएनए और आरएनए कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और कुछ हरित लवक के अंदर होता है। अब देखो मेरे भाई, जो डीएनए होता है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए क्या होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, एक शुगर और एक बेस, क्षार। ठीक है, ये जो क्षार वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना ये जो क्षार वाला न्यूक्लियोटाइड होता है, ये 4 प्रकार का होता है: एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। इसका संक्षिप्त नाम है। एडेनिन को ए से लिखते हैं, गुआनिन से जी से लिखते हैं, थाइमिन से टी से लिखते हैं, और साइटोसिन से सी से लिखते हैं। अब इसके बीच में आपको देखने को मिल रहा होगा, जो ए और टी के बीच एक लाइन बनाया गया है, ये जो बॉन्ड बनाया गया है ए और टी के बीच, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल मेम्ब्रेन होता है, और गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है। ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है, इधर डबल मेम्ब्रेन और इधर ट्रिपल मेम्ब्रेन होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए का डबल हेलिक मॉडल वाटसन ने दिया था, जेडी वाटसन ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेडी वाटसन ने दिया था। कौन दिया था? तो जेडी वाटसन ने दिया था। डीएनए का कार्य आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन, डीएनए का कार्य आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन। इकाई क्या होता है? तो जीन होता है। डीएनए का इकाई क्या होता है? तो जीन होता है, यानी कि यूनिट ऑफ डीएनए क्या होता है, या फिर यूनिट ऑफ सेल क्या होता है? तो जीन होता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है भाई, क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। जानकारी हरगोविंद खुराना ने दिया था। इसकी जानकारी कौन दिया था? तो हरगोविंद खुराना ने दिया था। डीएनए से ही आरएनए बनता है। ठीक है, अब जो डीएनए होता है आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए क्या होता है भाई? तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। मैं जितना कुछ बता रहा हूँ सब कुछ लूसेंट में दिया है, लेकिन ऐसे इलेबोरेट करके मैं पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब आइए, आरएनए क्या होता है भाई? तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है आरएनए। डीएनए क्या होता है? तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है। और आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है: आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। कौन कौन सा? तो आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। अब आरएनए जो होता है ना, राइबोसोम पर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जो राइबोसोम होता है ना, उस पर आरएनए लगा होता है, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम को अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है। टीआरएनए ट्रांसपोर्ट, टी मतलब देख लो, टी से ट्रांसपोर्ट, टी से टीआरएनए जो ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड को। एमआरएनए आइडेंटिफाई करता है सेल के अंदर कौन सा अमीनो एसिड है,
ठीक है, उसी में बात करता है ये। अब देखो, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, जब जब प्रोटीन बनता है, जो अंतिम प्रोसेस होता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी कि अलग अलग प्रोसेस है, जो अंतिम प्रोसेस होता है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। अब डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर भाई, डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर है? तो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है इसके अंदर, राइबोस शर्करा होता है आरएनए के अंदर। बेस इसका क्या होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। इसका बेस क्या होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। और थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है? तो यूरेसिल होता है। मुख्यतः केंद्रक होता है इसमें, मुख्यतः केंद्रक होता है, और केंद्रक और कोशिका दोनों में ये होता है। ठीक है, तो डीएनए कहाँ होता है? यानी केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। और केंद्रक और कोशिका यानी साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य, दोनों में होता है आरएनए। तो ये सब डिफरेंस है, आप समझिए। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जान पढ़ते हैं, यानी कि प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, अब इसमें कोशिका भित्ति होता है, यानी कि सेल वाल होता है प्लांट सेल में। इसमें सेल वाल नहीं होता है, इसमें लॉक होता है और इसमें लॉक नहीं होता है। यानी कि पादप कोशिका में लॉक होता है और जंतु कोशिका में लॉक नहीं होता है। फिर वैक्यूल इसमें बड़ी होती है, पादप कोशिका में ना वैक्यूल बड़ी होता है, वाटर को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। अब इसमें वैक्यूल छोटा होता है, आयताकार होता है, इसका ना आयत की तरह होता है, मतलब कि ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें वृत्ताकार होता है, यानी गोला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम अंतर पढ़ लिए। अब देखिए इधर पढ़ते हैं, कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। कुछ सेल के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल से कुछ अंग है जो इम्पोर्टेंस लगा है, आपके लूसेंट किताब में भी दिया है और हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक जगह करके हम लिख देते हैं। हो सकता है फैक्ट में एक वन लाइनर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो केंद्रा का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। केंद्रा का खोज किसने कौन किया था? केंद्रा का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। ताराकाय का खोज किया था बोवेरी ने। गोल्जिकाय का खोज किया था जॉर्ज गोल्जी ने। क्लोरोप्लास्ट का खोज किया था स्कीपर ने खोज किया था। क्रोमोजोम का हाफ मिश्र ने खोज किया था। ईयर का पोर्टर ने। जीव द्रव्य का डुजार्डन ने। और केंद्रिका का फिंटाना ने केंद्र का खोज किया था। केंद्रक नहीं, केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस का खोज। अब कोशिका विभाजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं। इसका खोज सबसे पहले कौन दिया था? तो विर्चाउ ने 1855 में दिया था। विर्चाउ ने 1855 ने। ये 3 प्रकार का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है, और मियोसिस, यानी कि एक सूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अब जो असूत्री होता है यानी एमाइटोसिस जीवाणु, नीलहरित शैवाल और ईस्ट अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। ये एग्जाम्पल कर लेना कि अमीबा कौन सा विभाजन करता है? तो असूत्री विभाजन करता है, यानी कि एमाइटोसिस करता है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि हाँ इनमें से कौन सा है जो असूत्री विभाजन करता है, तो ऑप्शन दे देगा। तो उसी में से एक ऑप्शन होगा नीलहरित शैवाल, ये टिक कर देना है। तो एग्जाम्पल याद कर लेना। फिर माइटोसिस समसूत्री कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल में होता है। एक जो पेरेंट सेल होता है 2 भागों में टूट जाता है, उसी को कहते हैं माइटोसिस। एक गोला है यहाँ पे, मान लो 2 भागों में टूट गया या नए 2 सेल में टूट गया, तो उसे कहते हैं माइटोसिस। यानी जो नया सेल बना उसे डॉटर सेल कहते हैं, जो पुराना था उसे जनक कोशिका कहते हैं। यानी कि जनक कोशिका 2 भागों में टूट जाता है, इसी को कहते हैं माइटोसिस। फिर मियोसिस एक होता है, जनक कोशिका में होता है। ठीक है, 2 तरीके से होता है, अर्धसूत्री और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय होता है। अब इन दोनों में ये ज़्यादा जरूरी है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये दोनों जरूरत है। इन दोनों में अंतर हम देख लेते हैं। ये सोमेटिक सेल में होता है, ये जनक कोशिका में होता है। ये सोमेटिक सेल में होता है, ये जनक कोशिका में होता है। जो समसूत्री होता है सोमेटिक सेल में होता है, अर्धसूत्री जनक कोशिका में होता है। यहाँ पे समय कम लगता है, ये प्रोसेस होने में कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। 2 कोशिका का निर्माण होता है, इसमें 4 कोशिका का निर्माण होता है। इसमें ये हेरिडिटी वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि वानुवांशिकी में विविधता देखने को मिलता है, यहाँ विविधता देखने को नहीं मिलता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। प्रोफूज अवस्था छोटा होता है इसमें प्रोफूज अवस्था लंबी होती है। तो भाई ये आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हमने पूरा सेल चैप्टर पढ़ लिया, लूसेंट में कुछ भाग कंप्लीट कर लिया। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।